बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 बुनियादी शुमारियात हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक मरकज़ी रुझान के पैमाने हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? एक डेटा सेट होगा, उसकी एक नुमाइंदा वैल्यू होगी, वो नुमाइंदा वैल्यू उसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगी। किस तरह की वैल्यू होगी? जिसके गिर्द उस डेटा सेट की तमाम ऑब्जर्वेशन क्लस्टर हों, उसके इर्द गिर्द मौजूद हों। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मरकजी रुझान के पैमाने कितने हैं? मरकजी रुझान के पैमाने इस लेवल पर, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास 5 मरकजी रुझान के पैमाने हैं। क्या है? हिसाबी औसत है, अर्थमेटिक मीन। नंबर 2 पर वस्तानिया है, मीडियन। नंबर 3 आधा, मॉड। अमूमन ये तीनों जो है बहुत ही इनकी इम्पोर्टेंस है। जब भी हमें कोई भी डेटा के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी होती है तो हम इन 3 में से किसी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 2 और हैं। एक है हिंसी औसत, हिंसी औसत, ज्योमेट्रिक मीन, और 5वें नंबर पर हम आहंग औसत, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन। नंबर 4, नंबर 5। तो आज स्टूडेंट ये 5 हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी इन 5 तरीकों से हम किसी डेटा की नुमाइंदा वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 5 हम बारी बारी इस लेवल पर हमने इस 5 के बारे में इनके फार्मूलाज हम पढ़ेंगे और किस तरह इनको कैलकुलेट किया जाता है वो पढ़ेंगे। फिर एडवांस लेवल पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं कि हिसाबी औसत कब निकाला जाता है, वस्तानिया कब निकाला जाता है, आधा किस किस्म के डेटा के लिए निकाला जाता है, हिंसी औसत कब इस्तेमाल होगी, और हम आहंग औसत किस सूरत में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इस लेवल पर, इस क्लास में हम यहाँ पर हिसाबी औसत, वस्तानिया, आधा, हिंसी औसत, हम आहंग औसत ग्रोही और गैर ग्रोही मवाद के लिए, यानी गैर ग्रोही और ग्रोही मवाद के लिए हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरह निकाली जाती हैं। यानी ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए ये मरकजी रुझान के पैमाने किस तरह, जिस तरह मैंने बताया कि मरकजी रुझान के पैमाने क्या होते हैं कि एक नुमाइंदा वैल्यू, मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक वैल्यू 40 है, दूसरी वैल्यू 45 है, ठीक है, तीसरी वैल्यू 55 है और एक वैल्यू 60 है। तो आप देखें ये 4 वैल्यूज हैं। अब इनमें आप अगर गौर से देखें तो इसकी नुमाइंदा वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। नुमाइंदा वैल्यू तो एक तो हम जानते हैं जिसको अमूमन एवरेज हम औसत कहते हैं कि इनको जमा कर दूं मैं और ये 4 पर तकसीम कर दें, ठीक है, तो ये कितना 200 तकसीम 4 50। तो इस डेटा की देखें ये नुमाइंदा वैल्यू है। अगर मैं 50 को यहां पर रख दूं और इसके गिर्द देखें तो 45 आप देखेंगे कि यहां पर मौजूद है, ठीक है, 40 जो है वो यहां पर मौजूद है, 60 जो है वो यहां पर मौजूद है मिसाल के तौर पर, ठीक है, और 55 जो है वो हमारा इस पर मौजूद है। तो देखिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तो ये दरमियान में ये वैल्यू आती है। तो ये 50 इस डेटा सेट की क्या है? नुमाइंदा वैल्यू है, ठीक है। तो ये तो एक आपको एग्जाम्पल दी है हमने, क्योंकि 5 करने, 5 में डिफरेंट मेथड की कैलकुलेशन है, डिफरेंट कैलकुलेशन होगी। आज के लेक्चर में हम हिसाबी औसत के बारे में
पढ़ेंगे कि हिसाबी औसत है क्या और उसे किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। नुमाइंदा वैल्यू यानी मरकजी रुझान के पैमाने, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट, ऐसी मेजरमेंट जिस तमाम वैल्यूज़ का रुझान जिस वैल्यू की तरफ हो उस वैल्यू को ढूंढना, क्योंकि जब डेटा सेट बड़ा होता है तो हम पूरे डेटा को लेकर आगे बात को बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होता है कि भाई इसकी ये इस मार्क्स, इसके ये मार्क्स, इसके ये मार्क्स। हम ऑन द एवरेज बताते कि भाई इसने कितने मार्क्स हासिल किए। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स हैं, तो हम उनसे उनकी जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर डिवाइड करके उसकी एवरेज फाइंड कर लेते हैं। या एक खिलाड़ी है, ठीक है, वो स्कोर करता है 5 मैचेस में, स्कोर डिफरेंट स्कोर करता है, एक में 90 करता है, एक में 10 करता है, तो हम ऑन द एवरेज उसको क्या बताएंगे कि जी इसकी एवरेज जो है 2 मैचों की 50 है। ठीक है, और अगर एक जो है वो 45 करता है, एक 55 करता है, तो आप देखते हैं कि इसकी भी एवरेज हम बता सकते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दें अगर, तो वो भी 50 है। तो ये नुमाइंदा वैल्यू। फिर हम उस एक फिगर को लेकर आगे चलते हैं कि भाई इस डेटा सेट की ये वैल्यू, अगर एक खिलाड़ी ने 100 मैचेस खेले में, तो हम उसकी एवरेज से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये प्लेयर कितना बेहतर प्लेयर है, ठीक है, अच्छा है या एवरेज प्लेयर है। तो आज हम हिसाबी ज़्यादातर इन मरकज़ी रुझान के पैमाने में हिसाबी औसत का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हिसाबी औसत होती क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जर्वेशन है x1, x2, ठीक है, ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, x2, x3 अप टू xn। ये तो ये ऑब्जर्वेशन को फर्ज किया हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये x की वैल्यूज़ हैं और इनकी तादाद कितनी है, देखें ये है नंबर ऑफ वैल्यूज़ n है। तो इन तमाम को जब सम करें कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस अप टू xn, तमाम वैल्यूज़ का सम, और जितने तादाद में है उससे डिवाइड कर दें, तो ये हिसाबी औसत बनता है। हिसाबी औसत बनता है। इस तरह हिसाबी औसत अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होती है। इसको अमूमन x, अगर हम ऑब्जर्वेशन है तो x के ऊपर बार डालते तो ये हिसाबी औसत अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। मुख्तसरन इंग्लिश में A.M लिख देते। तो x बार हमारे पास है कि क्या हम कह सकते हैं कि जितनी ऑब्जर्वेशन है यानी मुशाहिदात का मजमुआ, उनको जमा करेंगे और मुशाहिदात की जो तादाद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस पर तकसीम कर देंगे, तो ये हमारा आ जाता है हिसाबी औसत। तारीफ उसकी यही बनती है कि एक डेटा सेट में, ठीक है, जितनी भी मुशाहिदात होती हैं उन मुशाहिदात को जमा करें, उसका मजमुआ हासिल करें और उसे तकसीम कर दें मुशाहिदात की तादाद से, तो जो वैल्यू आएगी वो हिसाबी औसत कहलाती है। अब हिसाबी औसत किन किन तरीकों से मालूम की जाती है? देखिए, हमने मालूम करनी है ग्रोही मवाद के लिए, ग्रोही मवाद के लिए यानी ग्रुप्ड डेटा के लिए, और गैर ग्रोही मवाद के लिए यानी अनग्रुप्ड डेटा, जिसमें ग्रुपिंग ना की गई हो। जब ग्रुप ना किया गया तो अमूमन वो रॉ डेटा होता है, जिस तरह हमने उसे हासिल किया, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर स्मॉल हो, तादाद में कम हो, तो हम उसे उसी वक्त रॉ डेटा की फॉर्म में ऐड कर देते हैं। जिस तरह स्टूडेंट के सब्जेक्ट होते हैं तो वो उनकी ग्रुपिंग करने से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हो तो फिर हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं। अमूमन कंटिन्यूस डेटा में ये ग्रुपिंग
की जाती है। और अगर डिस्क्रीट टाइप डेटा हो जिसमें गैप्स हो, ठीक है, तो तब वो भी जिस तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह पर नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स देखी जाए कि एक स्कूल में पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए कितनी नंबर ऑफ कॉल्स की हैं, तो ये डिस्क्रीट होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं होगी कि 0 से 5 तक, नहीं, या तो किसी ने नहीं की 0, किसी ने 1 की होगी, किसी ने 2 की होगी, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा किस किस्म का होता है? जिसमें के कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। नंबर ऑफ रूम्स हैं, किसी भी घर में 2 होंगे, 3 होंगे, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, काउंट होंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स हैं, इसी तरह वेट, एज वगैरह कंटिन्यूस डेटा है। तो गैर ग्रोही मवाद के लिए हिसाबी औसत मालूम करेंगे हम, जहां मवाद, तो इसमें क्या होता है? एक होता है बराह रास्त तरीका, बराह रास्त तरीका, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड या बाय डेफिनेशन, डायरेक्ट मेथड या बाय डेफिनेशन। यानी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि मुशाहिदात का मजमुआ मुशाहिदात की तादाद से तकसीम कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम बजरिया तारीफ भी कह सकते हैं, बजरिया तारीफ। तो बजरिया तारीफ आपका क्या होगा कि x बार होगा और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात का मजमुआ होगा उसके मजमुए को, ये साइन होता है सिग्मा x, डिवाइड करते हैं n से, ठीक है। तो इस लेवल पर आप सिर्फ इसको मजमुए के तौर पर जानेंगे, सिग्मा ये मजमुआ होता है डेटा में, यानी इसको हम सिग्मा से जानते हैं, लेकिन ये समेशन इंग्लिश में कि मजमुआ कि ऐड करना डिफरेंट वैल्यूज को, ठीक है। अमूमन अगले लेवल पर आप पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से इस, अगर फर्ज किया हम होता ये, लेकिन हम शॉर्टकट में इस लेवल पर नहीं लिखेंगे कि i वेरीज टू 1 to n xi मीन्स ये जो मैंने लिखा है x1, x2, x3, x4, xn, यानी उन 1 to n ऑब्जर्वेशन का मजमुआ करना, यानी यहां पर xi की जगह 1, 2, 3 और अप टू n, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसको हम अमूमन नहीं लिखेंगे, ये मजमुए को ज़ाहिर करेगी कि जितने भी, क्योंकि इस लेवल पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये बुक में इस तरह लिखा जाता है। तो ये हमारी बराह रास्त डेफिनेशन तरीका है, ठीक है, बराह रास्त तरीका या बजरिया तारीफ। अब मिसाल हम करते हैं इसके लिए कि बराह रास्त तरीके से कैसे हिसाबी औसत मालूम किया जाता है। तो इसके लिए एक मिसाल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल लेंगे। तो देखें आप, मिसाल क्या है, 6.8 है। 10 तलबा के फिजिक्स में मार्क्स 51, 47, 40, 35, 55, 59, 46, 52, 60, 45 हैं, ठीक है। ये 10 तलबा के फिजिक्स में मार्क्स हैं। हम देखते हैं कि एक 10 तलबा का ग्रुप है, उन्होंने ये मार्क्स लिए। हिसाबी औसत मालूम करें तो डेटा क्या है, देखें डेटा अगर मैं x से, ठीक है, एक कॉलन लगा दें, इक्वल नहीं कॉलन, क्योंकि इक्वल तो x की एक में क्या है कि 51, 47, 40, 35, 55, 59, 46, 52, 60, 45, ठीक है। देखें 51, 47, 40, 35, 55, 59, 35, 55, 59, 46, 52, 46, 52, 60, 45, यह है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, n, वो है 10, क्योंकि ये 10 तलबा पहले से बताया हुआ। इसके बाद समेशन x मजमुआ मालूम करते हैं, तो क्या करेंगे, 51 जमा 47 जमा 40 जमा 35 जमा 55 जमा 59, ठीक है, जमा 46 जमा 52 जमा 60 जमा 45। तो ये मजमुआ आपका आ रहा है। इसको जब हम जमा करते हैं कैलकुलेटर के जरिए, 51 जमा 47, तो ये 490 बनता है। अब
हिसाबी औसत बराबर होता है बराह रास्त तरीके से कि x बार बराबर है समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो x बार बराबर है समेशन x क्या है 490 और ये तकसीम होगा 10 पर, तो x बार बराबर है 49 मार्क्स। ठीक है, क्योंकि मार्क्स हैं तो 10 तलबा के ग्रुप ने ये जो नंबर हासिल किए तो इनकी नुमाइंदा वैल्यू क्या है 49 मार्क्स हैं, यानी ये तमाम वैल्यूज 49 की इर्द गिर्द फैली हुई हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी 10 तलबा में से हर स्टूडेंट ने 49 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, तो ये बराह रास्त तरीका देखा कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी दी गई, जब ये स्मॉल डेटा सेट होता है, स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, तब हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये आपने देखा ये आ गई। अब क्या है कि हम बिलवास्ता तरीका यानी इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड या बजरिया इनहिराफ, इसको हम एक ये तरीका भी कहते हैं बजरिया इनहिराफ। इनहिराफ क्या होता है कि बाय डेविएशन मेथड है। ठीक है, कैसे कि यही हम दरमियान में जो डेटा सेट होता है उसमें एक फर्जी कीमत ले लेते हैं, फर्जी औसत ले लेते हैं। फर्जी औसत बराबर होगा 1। ठीक है, उसे हर वैल्यू से माइनस करते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती हैं x की उसमें से ये फर्जी वैल्यू माइनस की जाती है, यानी x1 माइनस a जो भी आ जाए। ठीक है, उसे हम किससे जाहिर कर देते हैं d से, ये d बन जाता है d1। x2 माइनस a ये d2, x3 माइनस a ये d3। और ये अमूमन a दरमियान में से जो x1 x2 x3 जो डेटा होते हैं उनमें से ये तो दरमियान से लेते हैं या इसी रेंज के अंदर की कोई वैल्यू लेते हैं, आउट ऑफ रेंज वैल्यू नहीं लेते। ठीक है, यानी कि अगर ये जैसे मौजूद थी इसमें देखें 51 45 ये, तो इसके इर्द गिर्द इसी डेटा के दरमियान में 56 55 57 35 59 46 कोई भी वैल्यू ले सकते, लेकिन आउट ऑफ रेंज नहीं ले सकते कि 90 ले लें, तो फिर तो हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो ये xn माइनस a इज इक्वल टू x और d n, ये जितनी भी वैल्यूज होंगी इस तरह आ सकती हैं। तो ये बजरिया इनहिराफ। तो फार्मूला क्या होगा बजरिया इनहिराफ का, देखें आखिर में हिसाबी औसत x बार, क्योंकि हमने फर्जी औसत माइनस की तो लास्ट में उसे वापस ऐड करना है और वो जो d आ रहे हैं उनका समेशन करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ये तरीका है। इससे क्या होती है कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। हम उन्हें मैनुअली बाय हैंड भी ऐड आसानी के साथ कर सकते हैं, उनमें मिस्टेक्स के चांसेस भी, क्योंकि जब डेटे की वैल्यूज छोटी हो जाएंगी जमा तफरीक का अमल आसान हो जाता है। तो इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की। स्टूडेंट मिसाल 6.9 है, 6 मजदूरों की रोजाना उजरत, आपके टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है। 6 मजदूरों की रोजाना उजरत 675 645 710 525 460 485 रुपयों में दी गई है। उनकी औसत उजरत बराह रास्त और बिलवास्ता तरीके से मालूम, ठीक है, तरीके से मालूम करें। अब क्या है कि 6 मजदूर, अब देखें मैं, क्योंकि ये आप देखेंगे कि इस सिस्टम में हम टेबल भी बना लेते हैं। ये एक्स हैं तमाम, कितनी 675, जिस तरह डेटा की तरतीब कोई मसला नहीं है, आप जिस तरह लिख लें 675 645 710 525 और 460 485। ठीक है, ये आपने डेटा
को हमने ले लिया। अब ये कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखें तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर गौर से हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 मजदूर दिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो बराह रास्त तरीका भी है और बिलवास्ता भी। तो पहली जो एग्जांपल है वो भी समझे, उसका कंसेप्ट भी रिपीट होगा, एक्स की तमाम वैल्यूज को सम करेंगे। और इसके अलावा डी जो है वो हम मालूम करते हैं एक्स माइनस ए। ठीक है, ये वाला तरीका यहां पर क्या ले लेते कि x माइनस ए, यहां पर a हम ये ले लेते हैं, ये वाली वैल्यू a सपोज करते हैं कि लेट, ठीक है, फर्ज किया फर्जी औसत अज्यूम्ड मीन, ठीक है, 525 है, यानी x की हर वैल्यू से 525 को माइनस करना है। 675 नफी 525 बराबर है 645 मनफी 525 710 नफी 525 525 नफी 525। ठीक है, ये ना हो कि आप बोले इससे मैंने कुछ नहीं करना, ये वैल्यू हमने तो फर्ज किया कोई भी वैल्यू, आप 520 भी लेकर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 530 भी ले सकते हैं, 550 भी ले सकते हैं, इस डेटा सेट की रेंज में ले। ठीक है, 460 नफी 525 485 नफी 525। ये फिलहाल मैंने आपके लिए आसानी के लिए लिखा, वरना आप डायरेक्ट माइनस कर करके वो वैल्यूज लिख सकते हैं। तो हम निकालते हैं, देखें कैलकुलेटर को यूज करते हैं, बाय हैंड भी आप इसको वो कर सकते हैं, यानी मेंटली भी आप कर सकते हैं। 675 में से कितने माइनस करने, 525, तो कितना आ जाएगा 150 आपके पास ये आता है प्लस में। और इसके बाद अगर आप देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 645 अगर माइनस करें, 525 को माइनस करें 645 में से तो 120, 710 अगर हम 710 में से माइनस करें, अगर हम 710 माइनस तो 185 और ये तो 0 आएगा। उसके बाद आप देखें 460 माइनस 525 तो -65 और इसके बाद क्या आएगा 485 तो -40। इन सब को आप जो है ना उसके बाद ऐड कर लें, 150 प्लस 120 प्लस 185, ठीक है, -65 -40, तो आप देखेंगे कि ये कितना आ गया, टोटल 350 आ गया। और ये कितना टोटल है हमारा, इसको देख लेते हैं। आप देखें 675 ये डायरेक्ट के लिए, प्लस 645 प्लस 710 और उसके बाद 525, 460 जमा 485, तो ये 3500 ये आता है। तो हम क्या लिखेंगे कि समेशन x इज इक्वल टू 3500, समेशन d इज इक्वल टू 350 और a इक्वल है 525 के। ठीक है, तो अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों तरीकों से हमने कैलकुलेट करना है। देखिए बराह रास्त तरीका नंबर 1 पर क्या है, बराह रास्त तरीका, हिसाबी औसत x बार बराबर है समेशन x डिवाइडेड बाई n। x बार 3500 तकसीम है 6, इसको तकसीम कर दें आप 6 पर,
तकसीम 6, तो आप देखेंगे कि x बार जो है वो 583.33 रुपए जो है वो हिसाबी औसत बराह रास्त तरीके से आई। ठीक है। और अगर हम बजरिया इन्हिराफ या दूसरा तरीका बिलवास्ता बजरिया इन्हिराफ लिखें या बिलवास्ता तरीका, ठीक है, दोनों लिख दूं, बिलवास्ता या तरीका या बजरिया इन्हिराफ, उसमें क्या होता है कि x बार बराबर है a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाई n। x बार इज इक्वल टू 525 जमा कितना आया हुआ 350 को आप तकसीम कर दें 6 पर, x बार आएगा 525 जमा 350, ठीक है, 350 तकसीम 6 तो कितना आया 58.33। बाकी हम राउंड ऑफ कर देते हैं और चलता जा रहा है। तो यहां ऐड कर दें इसमें क्या 525 को ऐड करेंगे हम, तो देखें ये भी 583.33 रुपए बनता है। तो आपने देखा कि बजरिया इन्हिराफ और बराह रास्त तरीके से दोनों से, लेकिन इसमें कैलकुलेशन में आसानी हो गई। 675 से हम 150, 120, 185 पर आ गए, 65 पर आ गए, 40 पर आ गए। यहां देखिए फिगर कितनी 350 हो गई, जबकि यहां 3500। ठीक है, तो 10 टाइम्स फर्क पड़ जाता है डेविएशन से। जब बड़ा डेटा करेंगे तो आपको इसका फायदा, इसका जो है एडवांटेज पता चलेगा। तो आपने देखा कि बजरिया इन्हिराफ और बजरिया बराह रास्त तरीके से किस तरह हम हिसाबी औसत मालूम करते। ये तो था गैर ग्रोही मवाद के लिए। अनग्रुप डेटा, गैर ग्रोही मवाद जहां डेटा रा फॉर्म में हो या छोटा हो, ठीक है, अनग्रुप्ड। जहां डेटा ग्रुप में डिवाइड हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो ग्रोही मवाद के लिए अब हम देखते हैं कि हिसाबी औसत किस तरह होता है। ग्रोही मवाद, ग्रुप्ड डेटा, तो अमूमन कंटिन्यूअस जो मुसलसल डेटा होता है उसमें हम एक, जब बड़ा साइज का डेटा होता है तो हम उसे आसानी के लिए कुछ जमायतों में, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर ग्रुप के आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आती है जिन्हें ताद्दुद कहा जाता है। यानी किसी भी मखसूस ग्रुप में ये ताद्दुद f से जाहिर करते हैं। क्यों f से जाहिर करते हैं? क्योंकि हम इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ताद्दुद कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप होता है खास जमायत में, जो नंबर, अगर फर्ज किया कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 हो और अब हमने उनको 10 क्लासेस में, क्योंकि डेटा बड़ा है, 100 है, अगर 1000 हो तो उससे ज्यादा बड़ा डेटा है, तो हम उसे 10 क्लासेस में, 10 जमातों में जो है ना, 10 ग्रुपों में, जमायतों में हम तकसीम करते हैं। तो हर जमायत में, अब हमें नहीं पता कि जरूरी तो नहीं है कि 100 है तो हर एक में 10 चली जाए, वो तो ऑब्जर्वेशन पर है कि क्या ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम फर्ज किया कि 1 से 10 तक का ग्रुप बनाते हैं, 10 से, ठीक है, फिर 11 से 20 तक का बनाते हैं, फिर 21 से 30 तक, यानी इस तरह ग्रुपिंग बना रहे हैं। अब इस ग्रुप के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उसे हम f से, ताद्दुद से कहते हैं कि इतनी जी ऑब्जर्वेशन आ रही। फर्ज किया कि ये 17 ऑब्जर्वेशन इसमें 100 में से लाए करती है, तो ये होती है। अब जब हम देखते हैं कि जी हम हिसाबी औसत मालूम करें, तो हम तो 100 की 100 ऑब्जर्वेशन को सम करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे ग्रुप में तकसीम कर चुके हैं 10 ग्रुप में। तो 10 ग्रुप में हम किस तरह ऑब्जर्वेशन लेंगे? 10 ग्रुप में ये 17 तो इस ग्रुप के अंदर आ रही है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरह होगा कि जब ग्रुपिंग में ग्रुप डेटा होगा तो हर ग्रुप के लिए, हर जमायत के लिए हम एक नुमाइंदा वैल्यू मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 1 से 10 तक, तो नुमाइंदा वैल्यू क्या होगी कि 1 और 10 को जमा करेंगे
और 2 पर तकसीम करेंगे तो ये दरमियान में जो कीमत आएगी इसको हम नुमाइंदा वैल्यू कहते हैं। देखें हम भी यहाँ पर इंसाफ के साथ चल रहे हैं, ठीक है, बैलेंस रख रहे हैं कि भाई कौन सी नुमाइंदा वैल्यू, क्या 1 के बाद 2 को ले ले तो 10 नाराज, 10 से पहले 9 को ले ले तो 1 नाराज। तो हमने ऐसी वैल्यू रखनी है जो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो आप देख सकते हैं कि हर वैल्यू जो है ना वो 5.5 से 1 से 10 ग्रुप वाली वो है। तो इसको हम कहते हैं वस्ती कीमत, दरमियानी कीमत, वस्ती या दरमियानी कीमत इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड वैल्यू पॉइंट या वैल्यू एक ग्रुप की, वो इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेगी। किस तरह करेगी ये आप एग्जाम्पल में ही देखेंगे। ये आपको तो पता चल गया कि ग्रोही मवाद क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा हो, ठीक है, उसमें हम किस तरीके से रखेंगे ग्रोही मवाद को। एक से एक ग्रुपिंग की गई होगी, जमायतें बनाई होंगी, उसके अंदर उस ग्रुप में कितनी ऑब्जर्वेशन लाई करती है, कितनी फॉल करती है, वो तादाद टोटल तो क्या होंगी 100 हो जाएंगी ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन पर्टिकुलर ग्रुप में जो तादाद होती है वो ताद्दुद फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो हर फ्रीक्वेंसी उसके अगेंस्ट लिखी जाती है, फिर इसकी एक नुमाइंदा वैल्यू निकालते हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि देखिए बराह रास्त और दोनों का फार्मूला मैं आपके लिए लिखूंगा, बराह रास्त, ठीक है, ग्रोही मवाद, यहां मैं इस तरह कर देता हूं। तो जब ग्रुप होगा तो x बार क्या होगा, देखें जितने ग्रुप होंगे तो f उसकी नुमाइंदा वैल्यू उसको हम x से जाहिर करेंगे, जो दरमियानी कीमत होगी उसको हम x से जाहिर करेंगे। तो हर वैल्यू अपनी ऑब्जर्वेशन से fx1, f2, x2, f3, x3 प्लस अप टू fn xn अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहां पर डिवाइड होगे n से। और n क्या हो सकता है अगर हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं हमने हर ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर्टिकुलर दे दी होंगी जिन्हें हम फ्रीक्वेंसी से जाहिर करते हैं। ये फार्मूला क्या बनेगा, ये जमा ये देखे समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन या समेशन एफ, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगी। ये बराह रास्त तरीके में फार्मूला होगा, ठीक है। और बिलवास्ता या इनहराफ के जरिए से, बिलवास्ता तरीका या बजरिया इनहराफ क्या होगा, आपने देखा है पहले एग्जाम्पल में कि फर्जी मीन, अज्यूम्ड मीन ए इस्तेमाल होगा, फर्जी औसत ए, और डी किसके बराबर हो गए x माइनस ए, यानी हर वैल्यू के लिए, सिर्फ x नहीं, एक नहीं, मैंने आपको पहले समझाया कि क्या होगा। तो क्या होगा कि ये x बार इज इक्वल टू ए प्लस, यहां भी हर ग्रुप में फ्रीक्वेंसी होगी, वो मुताल्लिका इनहराफ से ज़रब खाएगी और उसको जमा करेंगे। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हम एक ही एग्जाम्पल में ये दोनों काम करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम हिसाबी औसत डायरेक्ट बराह रास्त बजरिया तारीफ और बजरिया इनहराफ बिलवास्ता तरीके से कैसे मालूम करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक की मैं एग्जाम्पल लूँगा, फिर उसके ज़रिए से आप अपने बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं। दिए गए, देखिए मिसाल ले लेते हैं हम, ये 6.10 और 11 को मैं मिक्स करता हूं। आप देखें दिए गए मवाद से हिसाबी औसत बराह रास्त और बजरिया इनहराफ या बिलवास्ता तरीके से मालूम करें, बजरिया इनहराफ मालूम करें।
देखें, जब डेटा देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये ग्रोही मवाद है। ये देखें यहाँ पर हमें दिया गया है, ये यहाँ जमायतें देखें, जमायतें यहाँ पर ताद्दुद 6 से 15 3 है इस ग्रुप में, 16 से 25। डियर स्टूडेंट, मिसाल 6.10 और 11 को मैंने कंबाइन किया है। दिए गए मवाद से हिसाबी औसत बराह रास्त और बजरिए इनहराफ मालूम करें। ठीक है, जबकि फर्जी औसत 30.5 है, ये 6.11 में। तो आप देखिए बराह रास्त भी हमने मालूम करना है, और ये तो पहले मैं आपके लिए जमायतें लिख देता हूँ, जमायतें और उनके सामने ताद्दुद। ताद्दुद किसको जाहिर करते हैं? एफ से। ठीक है, तो क्या है? 6 से 15, 16 से 25, 26 से 35, 36 से 45, 46 से 55 और 56 से 65, ये हमने मालूम कर ली। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं। ये आपने टेबुलेशन भी करनी, टेबल बनाकर उनमें वैल्यूज रखनी। मैंने क्या आपको बताया कि f को ज़रब देना है। पहले तो आप इसकी दरमियानी कीमत मालूम करें, दरमियानी कीमत x। ठीक है, कैसे मालूम होगी? देखिए पहली वैल्यू मैं ऐसे मालूम करके बता देता हूं, 6 जमा 15 तकसीम 2 21, तो 10.5। ठीक है, फिर 16 और 25, 16 और 6 में कितने का गैप है? देखिए 16 नफी 6 10 का, तो आप 10 इसमें अगर ऐड करें, ये भी एक तरीका है, तो क्या हो जाएगा? 20.5 चेक लास्ट में कर लेंगे, और 30.5, 40.5, 50.5 और लास्ट में 60.5। इसको जमा करके देखें, देखिए 5 इसमें डाल दें। ठीक है, 56 में 4 डालें, 60, ये 61, 60 और 60 120, 121 को तकसीम कर दें 2 पर, तो 2 6 दूनी 12, 0 1 जाता है 5, तो ये आता है। ठीक है, ताद्दुद क्या है इसके सामने? 3 8 17, ये पहले लिखना था, खैर हम अब लिख लेते हैं 16 12 और 4। बराह रास्त में क्या करना है? f को x से ज़रब देना। ये आपने कैलकुलेशन में इसको ज़रब दें। किसको? 10.5 को 3 से, 10 तिया 30, 5 तिया 15, 31.5। इसी तरह आप सब वैल्यूज को ज़रब देंगे, तो 8 को 20 से ज़रब दे दें, 8 दूनी 16, 8 5 40, 164। इस तरह 17 को इससे 518, 16 को इससे 648, 12 को, ठीक है, 12 पंजे 60, 600 और 12 को 5 से ज़रब दिया 60, तो ये 6 बनेगा, 5 60, 606। 4 को इससे 6 चौक 24 और 4 पंजे 20, 2 इसमें ऐड होगा तो 242। ये इसको जमा करेंगे तो क्या आएगा आप देखें, ये जब जमा किया तो 2210 आएगा आप कैलकुलेटर से, और इसे जमा करें, ठीक है, 17 और 3 20, 20 और 8 28 और 6 34 और 10 44 और 4 48 और 12 60। तो आप देखें कि आपने समेशन एफ एक्स निकाल लिया है 2210 और समेशन एफ निकाल लिया है 60। तो बजरिया है बराह रास्त तरीका से क्या होगा, नंबर 1 कि x बार बराबर है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ।
यानी कि आप 2210 को तकसीम कर दें 60 पर, तो ये बराह रास्त तरीके से आपके हिसाबी औसत आ जाएगा। तो सिफर से कैंसिल, तो ये आ गया 36.83। ठीक है, ये बराह रास्त तरीका है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये तो आप देख लें बराह रास्त तरीके में 36.83 आ चुका है। अब हम ये डी के लिए फर्जी मीन डी बराबर है x मनफी ए, यानी डी बराबर है x मनफी 30.5, जबकि फर्जी औसत। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए जो है फर्जी औसत बराबर है ए बराबर है 30.5, ये हम लिख लेते हैं। और समेशन एफ तो हमें मालूम है इसके लिए, वो 60 है। देखिए इससे इसको माइनस करना है, 10.5 माइनस 31.5, ये आ जाएगा -20। सेकंड में आ जाएगा -10। ठीक है, ये इससे माइनस, ये इससे माइनस, फिर ये आ जाएगा थर्ड वन 0, ये इससे माइनस, ये आ जाएगा 10, और ये इससे माइनस, ये आ जाएगा 20, और ये इससे माइनस, ये आ जाएगा 30। ठीक है, समझ में आई ना बात। देखो फर्स्ट इसीलिए लिख दिया कि ये वैल्यूज है आपकी, इनसे माइनस करना है इसको अज्यूम्ड मीन को, और उसके बाद जो डी आए उसको एफ से ज़रब देना है 3। 20 को 3 से ज़रब दें, यानी क्या आएगा कि 3 ज़रबे -20 बराबर आ गया -60। इसी तरह ये 8 ज़रबे -10 बराबर आ गया -80। 17 ज़रबे 0 बराबर आ गया 0। 16 ज़रब 10 160। 12 ज़रब 20 बराबर आ गया 240, और 4 ज़रबे 30 बराबर आ गया 120। इसे जमा करना है आपने, ये ज़रूरत है हमारी। ठीक है, देखिए 60 और 80 140, ये 140, 240 में से निकाल दें 140 तो 100 ये हो गया, ये 200, ये 300, और 60 और 20 380। ये मजमुआ कितना आ गया 380, क्योंकि ये माइनस में ये माइनस हो जाएंगे। तो अब आपके पास है समेशन एफ डी इज इक्वल टू 380। अब आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें बजरिए, सेकंड मेथड क्या है, बजरिए इनहिराफ, यानी x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई n। x बार इज इक्वल टू 30.5 प्लस 380 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, ये 60, ये 380 और ये तो आपने देखा कैलकुलेशन हमने बड़ी आसानी के साथ इसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर ली है। x बार इज इक्वल टू 30.5 प्लस, तो कैलकुलेटर से आप करेंगे 6.33, तो x बार इज इक्वल टू 36.83। ये आपने देखा। यहाँ देखें हमने मालूम किया था इससे पहले। ठीक है, इसको तकसीम करके आपने देखा था कि वही वैल्यू है जो डायरेक्ट तरीके से हमने मालूम की थी। ठीक है स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट तरीके से बजरिया इनहराफ और इससे पहले तरीके में इस डेटा की मदद से हमने बराह रास्त तरीके से बजरिया तारीफ हिसाबी औसत मालूम किया। तो आज के इस सेशन में मरकज़ी रुझान के पैमाने में हमने पहली टाइप, ठीक है, हिसाबी औसत को ग्रुप्ड और अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट किया। ग्रुप डेटा में कैलकुलेशन जो है 2 तरीकों से की और अनग्रुप्ड में भी 2 से की। अनग्रुप्ड में बजरिया तारीफ, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट यानी बजरिया इनहराफ। इसी तरह ग्रुप्ड में भी यही दोनों तरीके
इख्तियार किए। इन एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप अपनी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन देखें और हिसाबी औसत से जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें। अल्लाह हाफिज।